जसवंत पाटिल साहब का स्वागत करता हूं एक उड़ान में। आप सबको मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है। आज जिन हस्ती को हम लोग मिलने जा रहे हैं या जिन हस्तियों के बारे में हम बताएंगे और उनसे सुनेंगे, ये पर्टिकुलर जो विद्या है, पर ये जो अपने पास टेक्निक बोलेंगे या विद्या बोलेंगे, होम्योपैथी, उसका किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। और मैं इनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है, क्योंकि मैंने इनके बारे में स्टडी किया। तो मुझे याद आई, गौतम बुद्ध को अचानक एक दिन प्रचिति हुई और उन्होंने बाद में काफी स्टडी करके 7 साल की तपस्या करने के बाद उनको बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। तो मैं कंपेयर करना चाहूंगा डॉक्टर जी का, कि उन्होंने वो बेसिकली एलोपैथी में थे। एलोपैथी में वो पूरी अपनी जान लगा के काम कर रहे थे और वो एमडी स्पेशलिस्ट है, चेस्ट के स्पेशलिस्ट है। केएम जसलोक रिलायंस का भी जो हॉस्पिटल है उसमें काफी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उन्होंने काम किया, एलोपैथी का ट्रीटमेंट दिया। लेकिन उनके लाइफ में कुछ चीजें हुई, उसके बाद में उनको लगा कि एलोपैथी जहाँ पे रुक जाता है वहां पे और कुछ होना चाहिए, क्योंकि उनका लगाव था पेशेंट के साथ। वो अपना काम जो कर रहे थे पूरी पैशन के साथ कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने फिर बाद में, ये बहुत ही रेयर एग्जाम्पल मुझे दिखाई दिया कि जिन्होंने एलोपैथी का एमडी होने के बाद में ये होम्योपैथी का बैचलर डिग्री उन्होंने लिया। और होम्योपैथी में उन्होंने फिर होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों को साथ में, उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा बराबर है उसके। और जबकि मैं देखता हूं उनका बारे में, जब हिस्ट्री उनका देखा, तो वो पहले क्रिटिसाइज करते थे एलोपैथी को, लेकिन उन्होंने वो परमानेंट क्रिटिसाइज नहीं रखा। जब उनको लगा कि जरूरत है और होम्योपैथी भी काम करता है, तो उन्होंने अपना वो पॉइंट बाजू में रखते हुए होम्योपैथी को भी अपनाया और उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च किया। आज जब भी होम्योपैथी का नाम थोड़ा जो रिस्पेक्ट से लिया जाता है, इंडिया में जो रिस्पेक्ट होम्योपैथी को मिला है, उसमें डॉक्टर जसवंत पाटिल जी का नाम काफी ऊपर और काफी रिस्पेक्ट से लिया जाता है। अपने जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में पहले फेसबुक में भी डाला था कि वो आयुष टास्क फोर्स महाराष्ट्र के उसके भी मेंबर है। उसके साथ ही में इंडिया जो रिसर्च कर रहा है होम्योपैथी का, जो आयुष जो मंत्रालय है, उसके भी उसमें भी वो रिसर्च में उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं डॉक्टर जसवंत पाटिल जी को आमंत्रित करता हूं और उनको वेलकम करता हूं। और आप सभी को, आपके सामने है डॉक्टर जसवंत पाटिल, और उनको हम होम्योपैथी और उसके रिलेटेड जो किस तरह से हम लोग कोविड-19 को हरा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो है जसवंत पाटिल सर, वेलकम, यू आर वेलकम हियर। नमस्कार सब लोगों को। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। कोरोना, जिसने हमारे सबकी नींद उड़ाई है, होश उड़ाए है और हमको घर में लॉकडाउन करके, मतलब एक प्रकार का प्रिजन में डाल के रखा है। ये प्रिजन में डाल के इसलिए रखा गया है कि इससे कोई बचने वाला तो नहीं है, ये साल भर चलने वाला है। आज न कल हम सबको कोरोना का सामना करना है। लेकिन फिर ये लॉकडाउन क्यों किया गया है कि इकट्ठा इतने लोगों को, 130 करोड़ जनता को अगर एक साथ कोरोना ने पकड़ा तो कितने मरीज एक साथ डॉक्टर के सामने आ जाएंगे, तो हमारी सब हेल्थ की व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। और इसीलिए लॉकडाउन करना बहुत जरूरी था। अब देखो, जैसे जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है तो केसेस कम होने के बजाय एकदम से बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लागत उसकी होनी है और होती है। इन्फेक्शन रेट बहुत हाई है और इन्फेक्शन रेट हाई होने की वजह से आप कभी ना कभी ये कोरोना का सामना करना ही पड़ेगा। कोरोना अपना दुश्मन है ऐसा हम समझते हैं, लेकिन ये गलत है। कोरोना जैसे बहुत वायरस, 5000 से ज्यादा वायरस अपने धरती पे आए हैं और हमारा जन्म भी वायरस के वजह से ही हुआ है। ये एक निर्जीव है, एक बायोचिप जैसा निर्जीव है, ना वो चल सकता है ना कुछ कर सकता है। तो ये एक निर्जीव जिसको बोलते हैं कि जिसमें कोई जान नहीं, जैसे बैक्टीरिया में जान होती है, ऐसे वायरस में जान नहीं होती। उसमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की चिप होती है। दो प्रकार के वायरस होते हैं, डीएनए और आरएनए। आरएनए में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होती है जो हमारी बॉडी की क्वालिटी टेस्टिंग करता है। जैसे कोई भी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है कि जो इधर उसको ऊपर से नीचे फेंकेंगे, एसिड में डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जिससे वो प्रोडक्ट अच्छा निकले उसके बाद में वो मार्केट में बेचने आएगा। उसी तरह ये वायरसेस, आप देखो आज तक कितने वायरस आए। हर 4 महीने में मौसम बदलता है, कोई ना कोई वायरस का आ ही जाता है। आज कोरोना आया है, पता नहीं बाद में कौन सा आएगा। चिकनगुनिया आया, फिर स्वाइन फ्लू आया, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस आया,
कुछ कुछ तो ऐसे अपने मेहमान हो गए कि प्लेग है, ये बहुत से बार आ गए, बीच बीच में अपना फिर फन निकालते हैं। तो वायरस से डर के फायदा नहीं। वायरस अपनी इम्यूनिटी टेस्ट करने के लिए आता है, और वायरस को हमने इम्यूनिटी अगर हमारी बहुत बढ़िया बनाई रही तो हमको वायरस कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। इसलिए वायरस के अटैक से जिसकी इम्यूनिटी कम है उसी को प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमारी इम्यूनिटी पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे तो कोई किसी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर थैंक यू, आपने काफी जानकारी दी। पर्टिकुलरली वायरस निर्जीव है और वो वायरस इट इज अ कॉमन थिंग, ये अपना गलती है, हमने हमारी इम्यूनिटी को कम किया है जिसकी वजह से वायरस अपने ऊपर अटैक कर रहा है, ये तो हम समझ गए। लेकिन हम पर्टिकुलरली लोगों के पर्टिकुलरली डाउट है लोगों को, क्योंकि ऐसा हुआ है कि फॉरेन में काफी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स ने कहा है कि होम्योपैथी साइंस नहीं है। यहाँ पर भी इंडिया में भी भले होम्योपैथी क्लिनिक आपको जगह जगह मिलेंगे, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो मानते नहीं है होम्योपैथी एक साइंस है, यही इसी चीज को नहीं मानते। तो आप वैज्ञानिक रूप से होम्योपैथी कैसे काम करता है, कैसे बता सकेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज इसी के कारण होम्योपैथी पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन आपको मैं कह देता हूँ कि मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट था, और सुपर स्पेशलिटी फ्रॉम केईएम हॉस्पिटल मुंबई, एमबीबीएस, ग्रैंट मेडिकल कॉलेज, इतने बड़े बड़े यहाँ से निकलने के बाद खुद का अपना नर्सिंग होम और आईसीयू, और फर्स्ट टाइम खानदेश में सारी नई नई सुविधा, ऐसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किया था। तो हमारा विश्वास एलोपैथी के अलावा कोई भी साइंस में नहीं था, कोई भी साइंस में नहीं था, और हम किसी को मानते भी नहीं थे। आयुर्वेदा बोलो, होम्योपैथी बोलो, बाकी अल्टरनेटिव साइंसेस बोलो, हम बोलते थे ठीक है, तुमको टाइम पास करना है तो वो करो, बाद में हमारे पास आओ। लेकिन जब मेरी माँ बीमार पड़ी और वो लास्ट स्टेज पे थी, आईसीयू में, मेरा खुद के आईसीयू में थी, एंड शी वाज एट द लास्ट स्टेज, मतलब हम उनकी मरने की राह देख रहे थे। हर चीज हमने आईसीयू पे करके खत्म हो गई थी, और बाद में हम बहुत बार हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा था। जब 5 साल मैंने इंटेंसिव केयर यूनिट में इंटेंसिविस्ट करके काम किया, और मैं अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरता देख रहा था, और अपने आप को कोस रहा था कि यही तेरा ज्ञान का अंत है, ये लिमिट है, इसके आगे तू जा नहीं सकता है और अपनी माँ को बचा नहीं सकता है। उस टाइम मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखा। और बोलते हैं ना कि ठोकर लगे बगैर कोई होशियार नहीं बनता है, तो वो ठोकर मुझे पहले जिंदगी की लगी। तब हमने कहा चलो दूसरा कोई साइंस अपना के देखते हैं। तो होम्योपैथी की मेरे एक मित्र ने किताब दी थी, पर हमने कभी उसको पढ़ा नहीं। और उस दिन बाय चांस हमने खोला और देखा तो एक आर्सेनिक आयोड करके दवा थी, और वो मेरे मम्मी की पूरी सीरियस कंडीशन को मैच कर रही थी। उसकी दवा लाके एक डोज दे दिया, बस ऐसा कि देना है, कुछ तो भी देना है, जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसे भी हम हाथ धर के बैठे हैं, और आपको यकीन नहीं आएगा 24 घंटे में वो पूरी स्टेबलाइज होगी। जिसका बीपी नहीं लग रहा था, जो बेहोश थी, होश में आ गई। 48 आवर्स में वो बैठ गई, और सारी गैजेट्स निकल गए, वेंटिलेटर ये वो सब निकल गया। और 72 आवर्स में उसने कहा कि मुझे खाना दो, खाना खाना है। ऐसी रिकवरी मैंने मेरे 5 साल के इंटेंसिव केयर यूनिट के इसमें भी कभी देखी नहीं थी। उस दिन मेरी आंखें ऐसे खुल गई, मैंने कहा माय गॉड, ये इतना अच्छा साइंस है और हमें पता ही नहीं, और हम इसको बिल्कुल कचरे में डाल के रखे हुए हैं। तो उस दिन हमने कहा कि इस साइंस को खोजना पड़ेगा, और फिर हमने उसमें खोज शुरू कर दी। और धीरे धीरे हमने ये देखा कि हम होम्योपैथी के एक डॉक्टर को हमारे क्लिनिक में एम्प्लॉय कर लिया कि भाई कैसा रहता है, तुम लोग कैसे करते हैं, चलो हम दोनों मिलजुल के अपन करेंगे। एलोपैथी भी देते थे, होम्योपैथी भी देते थे, और इतने बेस्ट रिजल्ट आए कि हमारा इंडोर खाली होने लग गया। अब बोलो इंडोर कैसे खाली होने लग गया? तो जो इंडोर में पेशेंट आते भर्ती होते वो हमारे ओपीडी के पेशेंट होते हैं। तो मैंने अस्थमा के पेशेंट को पूछा, अरे तो हर साल 3 बार एडमिट होता था, ये साल एडमिट नहीं हुआ? बोले वो जो आप मीठी मीठी दवा खाते हैं, खिलाते हैं ना, उसके बाद में मुझे ऐसी ताकत आ जाती है, तो मैं साल भर एडमिट ही नहीं होता। तो ऐसा करके आखिर में हमारा इंडोर हमको बंद करना पड़ा, क्योंकि एक दो पेशेंट पहले तो पूरा भरा पड़ा रहता था, और एक दो पेशेंट के लिए चालू रखना भी गैर जिम्मेदार हो गया। तो इसके बाद में फिर हमने सोचा कि अभी क्या करें, तो इसलिए हमने फिर होम्योपैथी के कॉलेज में एडमिशन ली, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे आपके पास डिग्री होनी चाहिए होम्योपैथी की। तो 4.5 साल का 17 साल के प्रैक्टिस के बाद में 4.5 साल का पूरा वापस से कोर्स किया बीएचएमएस का, बीएचएमएस की डिग्री मिलाई, और फिर बीएचएमएस करके होम्योपैथी में पूरी विद्या हासिल की। और ये साइंस जो है
ये एविडेंस बेस्ड साइंस है। I respect एलोपैथी बिकॉज एलोपैथी का नॉलेज बहुत ही बढ़िया है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सटीकता बहुत अच्छी है, क्लिनिकल एक्यूमेन, लेकिन उसके मेडिसिन में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। कई बार बहुत अच्छी चीज है, सर्जरी बहुत अच्छी चीज है जब आपको सही में वही बचा सकते, बहुत सारी ऐसी चीजें कि जिसको एलोपैथी के सिवाय पर्याय नहीं, लेकिन इससे भी ज्यादा चीजें ऐसी है कि जहां हमारा रुक जाता है वहां होम्योपैथी बहुत काम करती है। और मैंने देखा है कई बार अगर स्टार्ट में हम होम्योपैथी करें तो इतने बड़ी नौबत में और गड्ढे में हम जाके पहुंचते नहीं है। इसीलिए इस साइंस को एविडेंस बेस्ड, मतलब हर इंसान ने अपने अपने अनुभव से जैसे परखा है, जैसे आयुर्वेदा है, तो इसको हमने नाम दिया रेडीमेड साइंस इज एलोपैथी और टेलर मेड साइंस इज होम्योपैथी। आयुर्वेदा जो नाड़ी परीक्षा देके आपको आपके व्यक्ति को कौन सी दवा चाहिए वो देते हैं, वैसे ही होम्योपैथी में स्वभाव कैसा है, कौन सी है और सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या है, ये तीनों को मैच करने वाली 50 दवा में से एक दवा लागू पड़ती है। तो 50 में से एक लागू पड़ती है, उसका परीक्षण साइंस की फ्रेम में कभी भी संभव नहीं है, इसलिए इसको साइंस के लोग मानने को तैयार नहीं, ये बड़ी मुश्किल है। मतलब एक्चुअली इसको साइंस नहीं मानते, उसका रीजन यही है बेसिकली। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे साइंटिस्ट, मैं साइंटिस्ट बोलूंगा, ऋषि जो थे पहले, वो पहले से जानते थे इतने तारे हैं, अनगिनत तारे हैं, कौन सा तारा क्या है, कैसा घूमता है, क्या साइज का है, सूरज गोल है, पृथ्वी गोल है, ये सब जानते थे, लेकिन वो प्रूव नहीं कर सकते थे करके उनके नाम के सामने हमको पीएचडी नहीं मिली उनके सामने, या उनको हम लोग मेडल नहीं मिला। लेकिन हम लोग भी जानते हैं कि हमारे साइंटिस्ट तो, मतलब मैं बार बार साइंटिस्ट बोल रहा हूँ, हमारे ऋषि मुनि ये पहले से जानते थे सभी चीजें जो बाद में पता चली दुनिया को, अभी पिछले 100, 150, 200 साल में ही ज्यादातर पता चली। लेकिन हम लोग हमारे बुक्स देखेंगे, हमारे पुस्तकें देखेंगे, वेद देखेंगे, तो उसमें ये सब चीज लिखा हुआ है, पूरे अपने तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में सब कुछ है। तो उसी के जैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं, मतलब कि होम्योपैथी उस तरह से प्रूव नहीं कर सकते, दो है, इसका रिजल्ट भी आता है और रिजल्ट कैसा आना है इसकी प्रक्रिया भी है प्रॉपर, लेकिन हम लोग उसको बुक में 100% हर एक बंदा, मतलब वो डॉक्टर की कैपेबिलिटी के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। दैट इज द ओनली रीजन। जैसे कि एक मलेरिया की मेडिसिन है, भले ही वो 100 डॉक्टर के पास भी जाओ, एलोपैथी के 100 डॉक्टर मलेरिया की गोली दे देगा मलेरिया होने के बाद, तो इसलिए वो वाला मेथड को अपनाया जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। और एलोपैथी में वो चीज नहीं, सॉरी, होम्योपैथी में वो चीज नहीं होने की वजह से पर्टिकुलरली वो एक प्रॉब्लम बोल सकते हैं, या उसको एक्सेप्टेंस। लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया जो ऋषि मुनियों की कंट्री रही है, उसको तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, भले दुनिया एक्सेप्ट करे या नहीं करे। अगर ये इसका रिजल्ट लेता है तो इट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय इंडिया, जो इंडिया ऑलरेडी, और मेरे ख्याल से इंडिया एक्सेप्ट कर रही है, इसीलिए आयुष मंत्रालय बना हुआ है। एंड अगर आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से ही हमारा पूरा रिजल्ट निकलेगा, तो मेरे ख्याल से इंडिया विल डू मच बेटर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 आल्सो। तो सर मेरा, डॉक्टर, मुझे आपका एक दूसरा क्वेश्चन था। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि आर्सेनिक एल्बम 30, ये पर्टिकुलरली, क्योंकि आज की तारीख में सब लोगों के दिमाग में यही है, आर्सेनिक एल्बम 30, यही दवा इस तरह से बांटी जा रही है, सभी के पास, सभी लोग जा रहे, ले रहे, और आर्सेनिक एल्बम दवा से ठीक होगा, इस तरह से बोला जा रहा है। तो ये इसकी मतलब आप इसको पर्टिकुलर आर्सेनिक एल्बम के बारे में, ये कोविड के लिए किस तरह से काम करेंगे, आप कैसा बताना चाहेंगे इसको? देखिए, आर्सेनिक एल्बम ये एक बेहतरीन एलोपैथिक में की दवा है। आर्सेनिक, ये नाम से आप अगर देखा जाए तो आर्सेनिक ये एक पॉइजन है, ऐसा सब लोग कहते हैं, और सारी बेहतरीन दवाइयां पॉइजन से ही बनी हुई है, पर उसमें पॉइजन का अंश एक मात्र नहीं रहता है। आर्सेनिक एल्बम 30 ये जो दवा है, कर एक आर्सेनिक 1 ml आर्सेनिक ले और उसमें 99 ml अल्कोहल डाले और उसको पूरा अच्छी तरह से पोटेंटाइजेशन करे, तो उसकी एक पोटेंसी बनती है। फिर वो एक पोटेंसी मतलब 100 ml के सॉल्यूशन से वापस एक ही ml ले और दूसरे 99 ml अल्कोहल में डिसॉल्व करके उसको वापस पोटेंटाइज करे, तो वो 2 पोटेंसी बनती है। 2 पोटेंसी में से वापस 1 ml ले और ऐसे 99 ml अल्कोहल से वापस पोटेंटाइज करे, वो 3 बनती है। अभी सोचो कि
एवोगैड्रोस लॉ के हिसाब से 12 के बाद में, ऐसे प्रोसीजर के बाद में, वो आर्सेनिक का एक अंश भी नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ उसकी डायनामिक पावर रहेगी। और इसीलिए उसको 30 पोटेंसी में जब हम दे रहे हैं आज, तो सोचो उसमें आर्सेनिक का अंश ही नहीं है, तो वो पॉइजन कैसे हो सकता है? ऑन द कॉन्ट्री, ये पॉइजन की जो ताकत होती है, जो बीमारी को मार सकती है, बीमारी जो दे सकता है वही बीमारी को मार भी सकता है। इसलिए कहता है लोहा लोहे को काटता है, पॉइजन किल्स पॉइजन। और इसी के कारण ये आर्सेनिक कर पॉइजनिंग, आप पूरा पढ़ोगे कि आर्सेनिक पॉइजनिंग होता है तो क्या होता है, तो वो सारी तकलीफें कोरोना की बीमारी में आ रही है, ऐसे हमको दिख रहा है। और दूसरी बात ऐसी है कि जो बीमारी एक पॉइजन तैयार कर सकता है, उसी बीमारी को क्योर करने के लिए ये पॉइजन से बना हुआ मेडिसिन, जिसमें अंश मात्र भी वो पॉइजन का नहीं है, वो बीमारी को सही तरह से ठीक कर सकता है। सेकेंडली, अगर आप देखो कि आपके पेस्टिसाइड्स में आर्सेनिक है, आपके पानी में आर्सेनिक है, आपके वाटर फिल्टर में है, आपके लाइट्स वगैरह सब में आर्सेनिक इतना इस्तेमाल होता है कि हमारे शरीर में ये इससे भी ज्यादा मात्रा में आर्सेनिक जाता है। इसमें तो आर्सेनिक का कण भी नहीं होता है। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि इसमें केमिकल नहीं है आर्सेनिक का, तो ये दवा कैसे होगी? तो अभी जो आईआईटी में डॉक्टर बेल्लारे ने बहुत बड़ा रिसर्च करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा कि उसके अंदर नैनो पार्टिकल्स है। मतलब सोचो 255 साल पहले डॉक्टर हैनीमन ने ये जो डायनामाइजेशन से बनाया है, तो मॉलिक्यूल को ठोक ठोक के उसके जो पार्टिकल्स बनते थे वो इतने नैनो पार्टिकल्स होते हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स हो नहीं सकते, और वो इतनी कारगर दवा बनती है कि इंसान को एकदम, मैंने मेरे मम्मी की कंडीशन बताई, वो भी आर्सेनिक आयोड से ठीक हुई थी, इतनी कंडीशन से वो अगर बाहर निकाल सकता है तो उसकी अंदरूनी अपनी मेडिसिनल शक्ति कितनी हो सकती है। इसीलिए आयुष मंत्रालय ने, ये तो हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, आज तक जितने भी वायरस की बीमारी आई है, सबसे बेकार बीमारी आई थी तो स्वाइन फ्लू, उससे भी ज्यादा खतरनाक 2010 में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ये सारी बीमारियां आर्सेनिक से ठीक हुई थी। और हर होम्योपैथ जानता है कि आर्सेनिक की ताकत क्या है। अभी इसमें 80% जो लोग हैं वो आर्सेनिक में कवर होते, 20% नहीं होते, तो वो 20% के लिए थोड़े अलग अलग दवा रहती है। लेकिन मास स्केल में अगर हमको यूज करना है तो आयुष मंत्रालय ने बहुत सोच समझ के चाइना के सारे पेशेंट्स के सिम्टम्स लेके उसको देखा कि ये सारे सिम्टम्स, मतलब जो भी उसके लक्षण है, वो कौन सी दवा में बैठते हैं, तो 80 to 90% आर्सेनिक में बैठते थे। इसीलिए आर्सेनिक को चुना। पर वो भाई साइंस नहीं है, ये नहीं है, तो उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था ओपनली आके बोलने का, क्योंकि हर कोई पूछता है साइंस का प्रमाण है, साइंस का प्रमाण है। अरे साइंस से ज्यादा इंसान है, जो डॉक्टर है, जो लाखों मरीजों को, इतने सारे 800 से ज्यादा कॉलेजेस है अपने इंडिया में, कई लाख से ऊपर अपने डॉक्टर से, आज इतने सारे लोग फॉलो करते। अगर साइंस नहीं होता तो लोग कहाँ आते थे? प्लेसिबो से अगर आदमी ठीक होता तो हर इंसान कोई प्लेसिबो से ठीक नहीं होगा, हर इंसान के कैंसर कोई प्लेसिबो से नहीं जाएगा। या इतने मरीज, मतलब ये ऐसे कहीं नहीं कि होम्योपैथी के डॉक्टर लकी है कि उन्होंने प्लेसिबो दिया, कुछ भी दिया तो सब ठीक होते, ऐसी बात तो नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ साइंस है जो आज भी छुपा हुआ है। इसलिए मैं उसको कहता हूँ होम्योपैथी इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब क्योंकि इसके ऊपर बहुत रिसर्च सारी चीजें इसमें पता ही नहीं चली है। करेक्ट, मतलब रिसर्च अभी भी उसमें काफी रिसर्च करना है, काफी रिसर्च रिसर्च हो करना चुका है पड़ेगा, एविडेंस लेवल पे। अब एविडेंस लेवल पे हो चुका है। आप टेस्ट ट्यूब से अगर उसको प्रूव करना चाहे तो हाँ भगवान को प्रूव हाँ करने जैसा है वो। हाँ, बराबर। जैसे वही जो हम लोग कहे थे, जैसे कि पहले ऋषि मुनि को वो प्रूव नहीं कर सके, उसी तरह से है ये चीज। एग्जैक्टली उसी तरह से है, पर इसमें दम है। हाँ क्योंकि मैं एज एन एलोपैथ बताता हूँ कि मैं भी होम्योपैथी की, कोई मेरा पेशेंट लेता था तो उसके ऊपर गुस्सा करता था, बकवास करते हो तुम, कुछ भी करते हो, चिल्लाता था मैं। एक्चुअली आई वाज वेरी मच अगेंस्ट होम्योपैथी हाँ, ये कि मैंने तुम्हारा सुना। साइंस प्रूव नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। पर जब मैंने अपने पे अनुभव आते हुए देखा और ठोकर लगी और मेरी मम्मी बच गई, उस दिन से मैंने सोचा कि नहीं है। और ये मैंने आज आज तक 1 लाख पेशेंट के ऊपर आजमाया है और मैंने देखा है कि होम्योपैथी कारगर है। सिर्फ वक्त है कि जिस दिन दुनिया में इसको साइंस के फ्रेम में जब ये प्रूव होगा तो सबकी आंखें खुल जाएगी। और ये भी कहता हूं कि जिस दिन एलोपैथी और होम्योपैथिक साइंस इकट्ठा आ जाएंगे, क्योंकि हर साइंस की एक लिमिटेशन है,
डॉक्टर का हथियार मतलब उसका पैथी है। मेरे पास एलोपैथी का हथियार है, होम्योपैथी का हथियार है, मेरे पास आयुर्वेदा का हथियार है, मेरे पास योगा का हथियार है, मेरे पास एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर है। ऐसे 117 साइंस की मैंने स्टडी किया है। तो हर हथियार कौन से वक्त कौन से मरीज को कौन सा यूज करना चाहिए, ये जिस दिन इंटीग्रेशन होगा सारे साइंस का, उस दिन ये दुनिया हसीन होगी। आप मेरे शब्द को याद करोगे कि मैंने कहा था, मेरा सपना था कि सारे साइंस जिस दिन इकट्ठा हो गए, इस दुनिया में कोई भी बीमारी से दर्दनाक मौत नहीं होगी और किसी के घर में बीमारी की वजह से क्लेश, कला और दुख नहीं आएगा। गुड सर। डॉक्टर आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली ये दिख रहा है कि ये एक इंसान के लिए सभी साइंस को समझना एक ही टाइम पे शायद मुश्किल है, क्योंकि एक अभी डॉक्टर बनते बनते उसको 27 मतलब एलोपैथी का डॉक्टर बनते 26-27 साल का उम्र हो जाता है। ये तो आपके जैसे पैशनेट सभी डॉक्टर बन जाते थे तो फिर पेशेंट्स को मेरे ख्याल से पेशेंट ही गायब हो जाएंगे, इतने अगर पैशनेटली अगर काम करेंगे लोग, क्योंकि इतना पढ़ाई करना इट इज नॉट ए जॉब। लोग आजकल कैसे हो गया। इसके लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के पास सर, उन्होंने मेरा ये इंटीग्रेटेड अप्रोच वाला प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था। पर अभी वो बहुत से उसपे जो आप बोलते हैं साइंटिफिक भाषा, ये अड़चने आई, अभी भी लटका हुआ है। तो जिस दिन ये जो प्रोजेक्ट डाला हुआ है दीपगंगा फाउंडेशन की तरफ से, जिस दिन वो खुल जाएगा, उस दिन मेरे सब लोगों को शब्द याद आएंगे कि सारे साइंस का इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एलोपैथी में जो बेस्ट है वो होम्योपैथी में नहीं है, जो होम्योपैथी में बेस्ट है वो एलोपैथी में नहीं है, जो आयुर्वेदा में बेस्ट है वो इसमें नहीं है। तो ये सारी चीजों को मैंने जब एक साथ पढ़ाई की, तो मैं वो सपना देख रहा हूँ कि जिस दिन इस धरती पर ये सारे इंटीग्रेशंस हो जाएंगे, तो एक चीज ठीक करने के लिए हमको किस चीज का इलाज करना चाहिए, तो वो सबसे बेस्ट है। तो ये सारा इंटीग्रेशन है, और उसके सबसे ऊपर होता है माइंड जिस दिन पूरा कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग अध्यात्म में जाते हैं, गुरुजी के पास जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, उनका माइंड एकदम ठीक हो जाता है, बीमारी हट जाती है। तो माइंड इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग, और माइंड को कंट्रोल में लाने वाला सबसे बेस्ट साइंस आज की तारीख में होम्योपैथी है। क्योंकि माइंड के हिसाब से ही होम्योपैथी की दवा, स्वभाव, मन, लक्षण और उसके तकलीफ, बीमारी, इसको मैच करके देने वाली दवा एकमात्र एक होम्योपैथी है। मतलब आपका ये कहना है कि अगर माइंड को ठीक करता है, ये क्वेश्चन मेरे क्वेश्चनेयर में नहीं था, आपने पूछा करके मैं कर रहा हूँ, तो मतलब डिप्रेशन के ऊपर भी काम करता है ये होम्योपैथी? ये हर चीज पे काम करता है। मतलब आप जो मेरे पास बहुत सारे लोग आए कि जो ओपीडी में बैठ के गाना गाते थे, लोगों के हाथ पैर खींचते थे, तो बोलते ये पागलों के डॉक्टर की ओपीडी है या कौन सी। तो हर तरह के पेशेंट हमारे पास आते थे, और जब वो ठीक हो जाते थे तो बोलते अरे ये देखो कितना ठीक हो गया। तो होम्योपैथी में वो हर बीमारी का इलाज है। और होम्योपैथी में सबसे अच्छा क्या है, सारे इंसान का एक ही डॉक्टर है। आंख का अलग, नाक का अलग, कान का अलग, पेट का अलग, ऐसा नहीं है। बिकॉज एज अ होल मैन इज कंसिडर्ड। डिजीज मतलब बीमारी हर इंसान में है, वो बीमारी को इलाज नहीं होता है, वो बीमारी में कौन सा इंसान है। गुस्सा करने वाला इंसान है, दवा अलग है। प्यार करने वाला इंसान है, उसकी दवा अलग है। सबको लेके चलने वाला इंसान है, वही बीमारी में उसकी दवा अलग है। तो इसलिए स्वभाव के हिसाब से टेलर मेड दवा जो है वो होम्योपैथी में है। वही, लेकिन लोगों को सर डाउट अभी फिर भी जो मेरे पास, मैंने काफी लोगों से, हमारे लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस मेरे को जो लगे मैंने निकाले। तो लोगों कहता है कि अगर होम्योपैथी इतनी ताकतवर है, इतना कॉन्फिडेंट है, तो होम्योपैथी वाले डिक्लेयर क्यों नहीं करते हैं कि ये दवाई ले लो आपको कोविड नहीं होगा 100% ऐसे डिक्लेयर? क्योंकि कोई भी क्या बोलता है, ये दवाई भी ले लो आप, उसमें आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगी, लेकिन आपको बाकी के सब प्रिकॉशन तो लेने हैं। ऐसे ही बोला जाता है। तो वो एक डाउट हमेशा रहता है, फिर अगर ऐसा है तो फिर बच गए तो बच गए, और ऐसा बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। इसीलिए ये डाउट क्लियर करने के लिए, अभी कोरोना नया वायरस था, हमें क्या पता कि सही में ये काम करता है या नहीं। पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत सारे वायरस में काम किया। तो ये प्रमाण, ये प्रश्न चिन्ह, बिकॉज साइंस के हिसाब से प्रूव हुआ नहीं और एविडेंस के हिसाब से भी प्रूव हुआ नहीं, तो हम कैसे यकीनन बता सकते कि ये आपको ठीक कर सकता है। इसके लिए हमने फरवरी मार्च के दरमियान मालेगांव, जो महाराष्ट्र का सबसे हॉटस्पॉट था, हॉटस्पॉट है, हाँ। वहां पे हमारे पुलिस के चीफ मिस्टर संजय पाटिल,
वो एसपीआरएफ जवानों के कमांडेंट थे। तो वो बहुत होम्योपैथी के जानकार भी है और होम्योपैथी को मानते भी है, खुद होम्योपैथी की दवा भी खाते हैं। उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि डॉक्टर साहब हम क्या कर सकते हैं अपने जवानों को बचाने के लिए। मैंने कहा आर्सेनिकल बेस्ट है, अपन दे के देखते हैं कि सही में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो उन्होंने 100 2 बटालियन थी, तो एक बटालियन 100 की उसको आर्सेनिक एल्बम 30 दिया आज सवेरे दोपहर शाम को, और दूसरे बटालियन को नहीं दिया। और दोनों बटालियन एक ही जगह हॉटस्पॉट में कितने दिन जब दिया, जाके कितने दिन दिया सर? वो एक 15 दिन दिया, 15 मतलब और रोज एक एवरी हफ्ता डे और। दिया? नहीं नहीं, सिर्फ 3 ही बार दिया। हाँ ओके, तीन तो वो बार एक देने दिन। के बाद में जब उनकी ड्यूटी खत्म हो गई तो सबको चेक करते हैं हम्म। कि भाई किसको कोविड हुआ। कि अभी तो बहुत कम टेस्ट कर रहे, तो शुरू की बात थी तो सबका टेस्ट करते थे। तो जिन लोगों को आर्सेनिक दिया गया उसमें से सिर्फ एक इंसान को पॉजिटिव रिपोर्ट आया, और जिनको नहीं दिया गया उसमें से 28 लोगों को पॉजिटिव रिपोर्ट आया। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था, ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी हमारी। तो मैंने कहा पाटिल साहब ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर मुझे डाउट आता है कि ये एक भी जो पॉजिटिव आया आप उसको पूछो सही में उसने लिया था क्या नहीं। तो उसको पूछा तो बोले सर सॉरी मैं बहुत डरता हूँ ये दवाई से, क्या होगा, क्या उसका उल्टा हो गया, इसलिए मैंने खाया नहीं था। और उसको कोरोना, और उसको लक्षण भी आए, बुखार भी आया, सब कुछ आया। उसको हमने दवा बता के वो 4 दिन में वो भी उसके सिम्टम से ठीक हो गया। ओके। तो इससे पता चला कि अरे ये काम करता है। फिर बाद में कुछ रिपोर्ट आया कि ये बटालियन ने ऐसा खाया पर उसमें 8 पॉजिटिव आए, वो कैसे। तो फिर बाद में पता चला कि क्या हो गया कि शुरू शुरू में जब चालू हो गया तो बहुत कम लोगों ने ये इस्तेमाल किया है, तब सबसे पहले हम थे। और बाद में फिर कोई आता है कि दूसरी भी होम्योपैथी की दवा लो, ये दवा लो, वो दवा लो, ये करो वो करो। तो ये देखा गया है कि आर्सेनिक अल्ब जो है, इसको अगर दूसरी होम्योपैथी की जैसे कैंफर की दवा लिया तो वो एंटीडोट कर देती है। तो आपको ना कैंफर का फायदा होगा ना आर्सेनिक का फायदा होगा। इसका मतलब कैंफर खराब है ऐसा नहीं है, कैंफर भी अच्छी हो सकती है, लेकिन किसको लागू पड़ेगी ये उसके स्वभाव पे, लक्षण पे होता है। और जीनस एपिडेमिकस अभी तक निकला नहीं, क्योंकि होम्योपैथी वालों को खुले हाथ की छूट नहीं मिली है। जिस दिन खुले हाथ की छूट मिल जाएगी ना होम्योपैथी वालों को, उस दिन देखो कोरोना का पिक्चर काफी कंट्रोल में आ जाएगा। इसीलिए उसमें हमने देखा कि नहीं नहीं, इसमें अभी आप कच्चा कान प्याज ले लो, कच्चा लहसुन ले लो, कॉफी ले लो, ब्लैक ड्रिंक्स ले लो, चॉकलेट खा लो, तो आर्सेनिक का असर कम हो जाता है। और आर्सेनिक खाया इसका मतलब 100% ऐसा नहीं, कोई भी दवा जिंदगी में 100% प्रोटेक्ट नहीं करती है। 80% चांसेस है कि यू विल बी प्रोटेक्टेड। लेकिन ये भी देखा है कि आर्सेनिक खाने के बाद में जिसको भी कोरोना के लक्षण आए हैं वो डेंजर तक गया नहीं, पहले ही स्टेज पे जाके कम बुखार में, जैसे 103-4 होता है तो इसको 100-101 तक गया और वापस से रिटर्न आ गया, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होगी। सिर्फ आज आपने खाया आर्सेनिक तो कम से कम 10 दिन तो लगेंगे शरीर की इम्यूनिटी दुरुस्त होने के लिए। अभी खाया और इम्यूनिटी दुरुस्त हो गया ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए कई चीजों में हमको कुछ फेलियर्स दिखे तो उसको हम तुरंत बोलने लगे नहीं खाया इसको हो गया फिर क्या फायदा है। तो ऐसा नहीं, जब लार्ज स्केल में आप देखा जाए तो अभी क्वारंटाइन गुजरात यूनिवर्सिटी के ऐसे मैंने न्यूज पढ़ी है, मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर। तो वहां पे भी बोले कि वहां पे भी जिनको आर्सेनिक दिया गया तो वो लोगों में बहुत कम पॉजिटिव पाए गए। और ऐसा होल अभी देश में आज आर्सेनिक बट रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका अभी बहुत लेट हो रहा है वो, क्योंकि आर्सेनिक की इम्यूनिटी आने के लिए तो टाइम देना पड़ता है ना। आज दे दिया और कल से इम्यूनिटी आ गई ऐसे तो नहीं होता है। इसलिए ये साइंस जो है इसको खुली छूट मिलनी चाहिए। और कितना टाइम, फिर भी आप जो बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी आने में टाइम लगता है, तो कितना टाइम एक मिलना चाहिए? एक कैसा रहता है कि हर इंसान की बॉडी की इम्यून सिस्टम पे डिपेंड होता है। कई लोग तो 3 दिन में भी इम्यूनिटी गैर बॉर्डर लाइन है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, जिनकी बहुत सीवियर है, जिन्होंने स्टीरॉइड्स खाए ये खाए उनको 20 दिन 25 दिन लग जाते हैं। जिनके मॉडरेट है वो 10-15 दिन में इम्यूनिटी आ जाती है। जिनकी बॉर्डर लाइन पे वो 3-4 दिन 5 दिन में भी इम्यून हो जाते हैं। डॉक्टर आप अगर ये देख सकेंगे, ये एक दवाई में दिखा रहा हूँ, दिख रहे हैं आपको? मुझे बॉटल दिख रही है, नाम नहीं बोतल दिख दिख रही है, इसमें आर्सेनिक एल्बम 30 है, लिक्विड है, रहा। एक ओके। लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और ये भी आर्सेनिक एल्बम है, ये व्हाइट गोलियां है इसमें, ये इस तरह के व्हाइट डब्बी में है। और ये भी एक डब्बी है, ये अलग तरीके से है, दिख रही है आपको? हाँ हाँ। हाँ, तो ये अलग तरीके से है। तो पर्टिकुलरली मेरा क्वेश्चन यही था कि
ये सभी तीनों सेम है, ये तीनों को लेने के डायरेक्टली भी, मतलब कुछ लोग सजेस्ट कर रहा है कि डायरेक्टली लिक्विड भी आप ले सकते हो, कुछ लोग बोल रहे हैं ये व्हाइट दवाई ले लो, कुछ ये भी व्हाइट ही है लेकिन थोड़ी सी बेटर है। तो कौन सी लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कौन से उम्र में, बच्चा है तो क्या देना चाहिए, एजेड आदमी है तो क्या देना चाहिए, जो एक्सपोज है पर्टिकुलरली ड्यूटी पे डायरेक्टली जा रहा है तो उसको भी उतना ही डोज देना चाहिए, घर में पूरा फुल टाइम बैठा हुआ है फिर भी उतना ही डोज लेना चाहिए, ऐसे सारे क्वेश्चंस है। तो मैं बहुत अच्छे पहले तो क्वेश्चन आप लोगों पूछना चाहूंगा कि इसमें से क्योंकि ये तो ऐसे बढ़ रही है ना कि के। फ्री में भी बांट रहे हैं, तो क्वालिटी कितना होगा क्या होगा वो भी डाउट है मतलब मुझे देखिए, भी। मैंने लोगों ने सुना है कि ये ग्लोबल्स आउट ऑफ मार्केट हो गए, तो भगवान के मंदिर में जो मखाने होते हैं ना, हाँ तो हाँ, भी आर्सेनिक डाल के दे रहे हैं। तो आपसे बात करना था करके मैंने तीनों मंगवाए पर्टिकुलरली, मैं आपने बोला बहुत दोनों। अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, डॉक्टर हैनीमन, सैमुअल हैनीमन, इन्होंने 256 साल पहले ये साइंस को जब परखा, निखारा और इन्वेंट किए, डिस्कवर किया, तो डिस्कवरी के बाद में उनको पता चला कि जितनी कम मात्रा में हम वो दवा को शरीर में देंगे, जितनी कम मात्रा में, उतना उसका असर अच्छा रहता है। ओह दैट्स ग्रेट, हाँ, तो मिनिमल डोज, ये तो बड़ी मिनिमल अच्छी है। रिपीटेशन। हाँ इसलिए एलोपैथी की तरह सुबह दोपहर शाम खाओ, हाँ 10 दिन खाओ, 15 दिन खाओ, ऐसा नहीं होता है। एक सिंगल डोज से, जैसे मैंने मेरे मदर की केस बताया, एक सिंगल डोज से काम हुआ, तो एक सिंगल डोज में भी उतनी ताकत होती है। अभी क्या होता है, ये अल्कोहल जो है, जो आप लिक्विड दिखा रहे हो, वो अल्कोहल है। हम्म अल्कोहल में वो आर्सेनिक का मॉलिक्यूल का डायनेमिक इलेक्ट्रॉन एनर्जी रहता है। हम्म ये अल्कोहल, जब हम ये ग्लोब्यूल्स जो आपने बताया, ये लैक्टोज शुगर होते हैं, उसमें कार्बन पार्टिकल होता है। हम्म तो ये अल्कोहल का दाना जब जाके कार्बन पे पड़ता है, तो कार्बन में ये इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब हो जाता है, हम्म समझे ना, और अल्कोहल उड़ जाता है। अल्कोहल दवा नहीं है, अल्कोहल का काम क्या है, वो एनर्जी को पकड़ के कार्बन को चिपकाने का काम है। हम्म अल्कोहल उड़ जाता है। तो आपने अल्कोहल लिया है डायरेक्ट, तो वो कितना कारगर है वो एनर्जी देने में, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए डॉक्टर हैनीमन ने अगर डायरेक्ट अल्कोहल के एक ड्रॉप से इंसान को ठीक रखता था, तो ये ग्लोबुल बनाने का झंझट किया क्यों? क्योंकि उसके लिए कार्बन की जरूरत होती है, जो लैक्टोज शुगर में होता है। ये सारी जो सफेद दाने दूध के सुखाए हुए हैं, इसलिए अगर लैक्टोज शुगर से बना है तो डायबिटिक वालों को इतनी तकलीफ नहीं होती है। केन शुगर से बना है तो होती है। तो लैक्टोज शुगर से जो बनी हुई चीज है, वो सबसे बेस्ट कार्बन होता है। उसमें ये अल्कोहल अपना डायनेमिक एनर्जी वाला मॉलिक्यूल कार्बन पार्टिकल को ज्वाइन करके हवा में उड़ जाता है, और जब ये हमारे जबान पे पड़ता है तो वो डिजोल्व होता है। तो डिजोल्व होने में हमारे सेंसेस जागे हो जाते हैं, तो नर्व्स खुल जाते हैं और वो एनर्जी कैच कर लेते हैं। वो एनर्जी कैच करने से आगे क्या होता है, ये सबके लिए मिस्ट्री है होम्योपैथी के लिए। इसके लिए बहुत सारे थियरीज है। कोई बोलता नर्व से जाता है, कोई बोलता ब्लड से जाता है, कोई बोलता किससे जाता है, ये खोजबीन नहीं हुई है। इसीलिए आज ये सब बड़ा बवाल उठ पड़ा है। पर वो एनर्जी लेवल्स, आप देखो, कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट को अगर एकदम सटीक दवा दी गई, तो आप जबान पे डालो, हाथ धोने जाओ, हाथ धो के रिटर्न आओ, तब तक मरीज बोलता है सर मेरा तो 80% पेन गायब हो गया। इतने जल्दी फास्ट कम, इंजेक्शन आईवी भी नहीं काम करता है, इतने जल्दी ये कैसे के काम करता है? ये सबके लिए मैंने कहा ना, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सर इसका इसके लिए इन्वेंशन कहाँ पे हुआ है बेसिकली होम्योपैथी का? इसका जर्मनी में हुआ है। हाँ डॉक्टर फ्रेडरिक जो आप सैमुअल, बोल रहे हाँ, हैं। सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमन, उनका वो, ही वाज द एमडी डॉक्टर, ही वाज द एलोपैथी डॉक्टर। हम्म और उस समय ये एंटीबायोटिक ये कुछ नहीं थे। मतलब ब्लड प्रेशर के लिए दवा क्या था, तो खून निकाल लो, हम्म ब्लड लेटिंग वाज द ट्रीटमेंट। तो उन्होंने कहा कि लोग इलाज से मर रहे हैं, तो ये पाप मुझे लगता है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। और फिर उन्होंने अपना घर चलाने के लिए ट्रांसलेट किया किताबें। तो कलंस मेटेरिया मेडिका ट्रांसलेट करते समय उनको ध्यान में आया कि अरे ये एक्सपेरिमेंट कर सके, इसलिए उन्होंने सिंकोना नाम का एक पेड़ है, उसका बार्क निकाल के उसका लिक्विड बनाया और पिया, तो उनको मलेरिया जैसे सिम्टम्स आए। तो जैसे मलेरिया के सिम्टम्स आए, तो बोले मेरे को मलेरिया नहीं, पर ये पीने से मलेरिया जैसे सिम्टम्स आए, इसलिए फिर उन्होंने मलेरिया के पेशेंट को पिलाया, तो उसका मलेरिया ठीक हो गया। तो फिर वहां से पता चला कि जो दवा है उससे सिर्फ लक्षण आ सकते, बीमारी नहीं आएगी। तो वो लक्षण, सिम्टम क्या है कि एक बीमारी की लैंग्वेज है, कौन से इंसान में किस सिम्टम में बोलेगा। आप बोलोगे मेरा सर दुख रहा है,
तो आप बोलेगे सर मेरा यहाँ दुख रहा है, कोई बोलेगा यहाँ दुख रहा है, कोई बोलेगा सर के साथ मेरे कान में से गर्म भाप निकल रही है। तो ये सिम्टम्स है। तो एक ही बीमारी है, लेकिन माइग्रेन है, लेकिन उसके अलग अलग सिम्टम्स है। तो वो अलग अलग सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स है, कौन सी दवा लागू पड़ेगी, ये एग्जैक्ट मैचिंग और टेलर मेड मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी में बन सकता है। तो अभी ये मैं ये समझू कि जर्मनी और इंडिया में पर्टिकुलरली इसका ज्यादा यूज हो रहा है दुनिया में देखा जाए तो? जैसा कहा जाता है ना, जहाँ फलता फूलता है वहां बिकता नहीं, हम्म। ऐसे जर्मनी में हाल है उसके। ओके। समझा ना? अपने अपने घर का, अपने गांव का जो भी इंसान है, बहुत हाँ अच्छा नामी आप इंसान है, घर की उसको कोई मुर्गी, पहचानता नहीं है, घर की दूसरे मुर्गी बाहर के डाल लोग बराबर। पहचानते हैं। हाँ वैसा हो गया। तो सबसे ज्यादा आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंडिया में नंबर 1 पे, और नंबर 1 इंडिया में है और बाकी सब देशों में है, पर हर जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा साइंस है। अब मेरे ख्याल सबसे में ज्यादा रशिया के साइंस लिए है। इटली में था, हाँ। क्या हो गया इटली में? डेथ रेट देखो, वो इंडिया के डेथ रेट देखो आज कम क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रेफर कर रहे तो हैं। इसमें फिर ये मतलब आपका कहना क्या है कि इसमें ये सिर्फ दाने के? ग्लोब्यूल जो है, ये जो दाने दिए हैं, वो सबसे बेस्ट है। हम्म। वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो सटीकता से काम करते हैं। ओके। इसके अंदर हम 100% बता नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट अगर इस पे डाल दिया आप अल्कोहल का एक ड्रॉप जबान पे डालो, जबान जल जाएगी आपकी, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल है। कॉन्सेंट्रेटेड हाँ, तो मैं पानी डाल में के डाल देखा। के लो, हाँ। तो पानी में भी वो चल सकता है, कई बार चलता है। लेकिन जो डॉक्टर हैनीमन कह के गए हैं, उसको अगर हम फॉलो करें, क्योंकि हमने उसके ऊपर आगे कोई एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं कि सही में पानी में भी अच्छा काम कर सकता है क्या। तो वही ग्लोब्यूल को अगर पानी में मिला है तो वो काम करता है। पर फिर डायरेक्ट ग्लोब्यूल, डॉक्टर हैनीमन ने क्यों नहीं कहा कि डायरेक्ट आप ड्रॉप ही डाल दो, ये ग्लोब्यूल इतना बनाने का झंझट क्यों रखे? तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, जो फिजिकल एंड डायनेमिक एनर्जी सॉल्यूशंस के। लेकिन सर जैसे आप इसमें भी बोल रहे हो, जैसे मैंने देखा है डॉक्टर्स को कुछ को इसमें कुछ लिक्विड डालते हैं मिक्स कर दे, तो मिक्स भी तो पूरा इक्वल नहीं होता है। बहुत बार मैंने देखा कि वो बराबर, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। देखिए, ये बनाने की एक तरीका होता है। इसमें पहले लिक्विड डालते, पूरा भीगने देते, पूरा भीगने के बाद इसको उल्टा करते कि ताकि अल्कोहल जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। फिर एक्स्ट्रा अल्कोहल निकलने के बाद उसको पैक करके रखते हैं। पैक करने के बाद कई घंटों के बाद में उसके एक रूल्स दिए हैं बनाने के लिए। उसके बाद में इसको ब्लॉटिंग पेपर पे डालते हैं ताकि इसका अल्कोहल सारा निकल जाए, और फिर उसको अपने कंटेनर में भर के उसको पैक करके रखते हैं। तो कई बार जो सही ये दवा रहती है उसमें अल्कोहल भी नहीं लगता है, तो बोलते हैं सर आपके यहाँ तो अल्कोहल ही नहीं लगता है, क्योंकि हमने पहले से एग्जैक्ट जो बता के दिया है उस हिसाब से अगर आप काम करो तो आपके रिजल्ट्स भी बेहतरीन आते हैं। तो ये दवाई की वैलिडिटी, जैसे कि अभी एलोपैथी की हर दवाई की वैलिडिटी रहती है कि इतनी तारीख एक्सपायर हो जाएगी, तो इसका अगर ये दवाई है, ये डब्बी में हमको मिली, तो कितने दिन तक वैलिड है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, एनर्जी की क्या वैलिडिटी होती है? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। सेम ये एनर्जी है, हाँ। ये कोई केमिकल मॉलिक्यूल नहीं है। केमिकल मॉलिक्यूल की एक्सपायरी डेट होती है, ये एनर्जी है, डायनेमिक एनर्जी है। मतलब इससे कभी भी ले सकते हैं, कितने भी दिन रखने के बाद ले सकते हैं? यस, ये कब इसकी एक्सपायरी कब होगी? ये जो ग्लोब्यूल से ये पीले पड़ गए, मतलब इसका कार्बन खराब हो गया, तो जिसने पकड़ के रखा है वो एनर्जी को, वो कार्बन ही खराब हो गया है, तो इसके अपने आप एक्सपायरी बोलेंगे। ओके। और सर इसको कितना दिनों के बाद लेना चाहिए? मतलब अभी समझो एक बार दवाई ली, 3 दिन ली, जैसे आपने कहा मॉर्निंग। कैसा है कि आज की तारीख में हम लोग बहुत सारी चीजें खाते हैं जिससे एंटीडोट हो जाता है। ये जैसे मैंने आपको बताया, कॉफी, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन। इसलिए पहले तो डॉक्टर एनीमन कहते थे सिर्फ सिंगल डोज दो, लेकिन आज के तारीख में हम इतना स्पाइसी खाना खाते, एनीथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग टू टेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग टू स्मेल, मतलब जिस खाने का उग्र जो होता है स्मेल हो या उग्र टेस्ट हो, उसके कारण जबान पे जो एनर्जी लेवल्स रहते हैं वो नम हो जाते हैं, तो ये एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर पाते। इसके लिए उसी को हमको एनर्जी लेवल्स करने के लिए कोई भी जबान पे या मुंह में कोई भी प्रकार का टेस्ट या सुगंध नहीं होना चाहिए। तो ये एनर्जी साइंस का एक अपने मायने रखता है। तो कितने टाइम समय तक पर्टिकुलरली, मतलब फिर भी कुछ ऐसा बोला जा सकता है कि 15 दिन के बाद लेना चाहिए, 1 महीने के बाद? हाँ, वो बताता हूँ मैं। हर इंसान जो होता है उसकी कब रिपीट करना चाहिए वो लक्षणों पे होता है।
सपोज आपने हेडेक के लिए लिया दवा, एक डोज ले लिया और आपका ठीक हो गया, सेकंड डोज कब लेना चाहिए? जब वो वापस हेडेक आएगा, तब शुरू होता है, तभी आपको तुरंत उस पे लेना चाहिए। अब कितने बार आएगा? 4 घंटे में आएगा तो 4 घंटे में रिपीट करो, 10 घंटे में आएगा 10 घंटे में रिपीट करो, 4 दिन के बाद आएगा तो 4 दिन के बाद रिपीट करो, जब जरूरत है उस हिसाब से। इसलिए कभी कभार इसकी एक्शन 1 दिन से लेके तो 20 दिन तक भी रह सकती है। इसीलिए वो कहा गया है कि भाई एक कॉमन कॉमन फ्रेम पकड़ के कि भाई 15 दिन कम से कम रखो, 15 दिन के बाद वापस रिपीट करो, क्या मालूम बाई चांस आपका एक्शन उतर गया है तो उसको रिप्लेनिश कर लो। और हम कहते हैं कि जो हॉट जोन है उसमें 7-7 दिन में एक एक डोज वापस रिपीट करो, 3 मत करो, शुरू में 3 ले लो, बाद में 7 दिन के बाद एक डोज रिपीट करो, ताकि हॉट जोन में है, कहीं आपका कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ये आ गया तो और भी अच्छी इम्यूनिटी मिल सकती है। और मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग कि जो एक्सपोज कर रहे हैं, जो लोग ज्यादा एक्सपोजर ज्यादा है उनका, बाहर जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, उनको अगर कुछ भी थोड़ा भी सिम्टम दिखे तो दे कैन रिपीट दिस मेडिसिन। और जो लोग घर में बैठे हाँ, हैं, जब तक ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि हमारे पास ऐसी इम्यूनिटी की दवा दी थी, तो एक उसको लेके कुछ 4-5 दिन ही हो गए थे और उसको फीवर आ गया, और फीवर आ गया तो रात को मुझे फोन किया और मेरा फोन कुछ कनेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद में मैं 3 बजे मैंने देखा तो मिस कॉल था, तो तुरंत उसको कॉल किया, देखा तो उसका ऑक्सीजन लेवल, फीवर भी ज्यादा हो गया था और ऑक्सीजन लेवल 90 से 82 पे आ गया था। नॉर्मल 97 96 रहता है, वो 82 पे आ गया था। तो वो 82 पे आने के बाद में हमने कहा कि 100% कोरोना है। अभी रात को 3 बजे इसको क्या करें, कहाँ से दवा दे? तो हमने कहा जो तुम्हारे पास आर्सेनिकल दिए है ना, उसी को आधे आधे घंटे से 1-1 घंटे से लेते रहो और 1 घंटे के बाद मुझे फोन करो। तो उसने 1 घंटे के बाद वापस फोन किया, 4 बजे फोन आया, बोले सर 82 से ऑक्सीजन 92 हो गया। तो हमारे मन में आया कि अरे ये दवा जरूर काम कर रही है, या अभी रात को क्या करे? तो वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो उस समय हमारे पास कुछ विकल्प नहीं था, इसीलिए ये विकल्प से हमने दिया और उसका 92 हुआ। उसके बाद में वो मॉर्निंग तक उसके कोविड टेस्ट पॉजिटिव आई थी, क्योंकि अगले ही दिन दिया था। तो वो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गई तो एम्बुलेंस आ गई उसको लेने। हमने कहा ये लेके जाओ, एलोपैथी के साथ खाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि ये एलोपैथी के साथ ये कंबाइंड एक्शन अच्छा करेगी। और वो खाते रहा और 4 या 5 दिन के बाद वो टोटल स्वस्थ होकर रिटर्न आ गया। सोचो कि जो ऑक्सीजन इतना ड्रॉप हो रहा है, वो इंसान अल्टीमेटली वेंटिलेटर पे जाके आखिरी का समय देखता था, वो रिटर्न आया। ये एक केस है, इससे हम बहुत 100% नहीं बोल सकते, लेकिन इस पे इसीलिए रिसर्च होना बहुत जरूरी है, जो रिसर्च के लिए हमने बहुत जगह अप्लाई किया है। लेकिन होम्योपैथी की कोई एथिकल कमेटी ही नहीं है, इसके वजह से हम यहाँ के ठोकरे खा रहे कि एथिकल कमेटी कोई दे दे दे, ऐसा करते करते हमारे 3 महीने तो एथिकल कमेटी ढूंढने में चली गई। अब जिस दिन मिलेगी प्रॉपर, हमको सैंक्शन मिलेगा, उस दिन ये रिसर्च चालू हो जाएगा। वैसा तो हमको प्रमाणित किया गया कि आप रिसर्च करो। सिर्फ एक आगरा के हॉस्पिटल में डॉक्टर नेमीनाथ को मिल गया, तो उनके पास सारी एथिकल कमेटी भी थी, तो वो दे देते हैं। तो हर कोई अपने को विश्वास नहीं करेगा। एथिकल कमेटी में मैक्सिमम एलोपैथी की है, वो होम्योपैथी पे विश्वास करते हैं ऐसा हम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका एक अपने साइंस के हिसाब से ट्रेनिंग रहता है। तो दे आर नॉट रॉन्ग because they have been trained like that. I was also trained like that, like a robot हो जाते हैं कि no, we cannot अपने फ्रेम के बाहर देखने का हमको अलाउड ही नहीं है। सर अभी आर्सेनिक एल्बम मतलब अलग बहुत सारे बीमारियों के ऊपर भी काम किया है। मतलब ये जिस तरह से मैं आपको ये समझ रहा हूँ कि नॉट ओनली ये कोविड के लिए, तो एक अभी कोविड आ गया करके इसके पहले से यूज होते रहा है। तो अभी ये दवाई हमने ली है समझो, और वापस अभी दूसरी कोई बीमारी आ गई, उसके लिए दूसरी दवाई भी ली, तो उसका पहले इसका असर उस समय खत्म हो जाएगा? नहीं, उसका जो डॉक्टर है, एक्चुअली सही में देखा जाए तो कोई भी दवा जो होती है वो अपने डॉक्टर के सलाह के हिसाब से ही लेना चाहिए। होम्योपैथी ये वाली दवाई भी अभी इस तरह से लेनी चाहिए? दवा डॉक्टर के सलाह के हिसाब से, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि डोज कितना देना है, कितने बार लेना है। अभी क्या हो गया कि कोरोना की महामारी आ गई, इतना समय कहाँ है और डॉक्टर कहाँ है, इतनी बड़ी जनता है, डॉक्टर डर भी गए, डॉक्टर की और कौन सा बहुत सारे पेशेंट कोरोना वाला होगा, उनकी अवेलेबिलिटी भी पुअर है। हर है ना, कई डॉक्टर लोगों ने अपनी जान गंवाई है।
मैक्सिमम कोरोना डेथ्स डॉक्टर्स के जो है उससे इंसान हिल जाता है अंदर से, एक डर पैदा हो जाता है। लेकिन जो भी होम्योपैथी के डॉक्टर्स है वो बिंदास काम करे, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि आर्सेनिक बचा सकती है अपने को, उनके खुद की दवा है, होम्योपैथी की दवा बचा सकती है, इसलिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें अलग अलग टाइप की दवा है। मतलब इन्फ्लुएंजा मतलब वायरस के लिए 50 से ज्यादा कारगर दवा है, इसमें से एक आर्सेनिक है। अभी आप अगर देखोगे कि अभी अभी बहुत सारे केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो कोविड हॉस्पिटल के दायरे के बाहर जा रहे, उसको बोलते उफान आ गया है अभी पूरा कोरोना का। तो कई जो उफान आने के बाद जो जिनको जगह नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस में है, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं, ऐसे लोगों को हमारे होम्योपैथ ट्रीट कर रहे हैं। और मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, कम से कम आदमी 600-700 लोगों की रिपोर्ट आ गई और वो सारे के सारे स्वस्थ हो गए। तो इस प्रमाण को हम साइंटिफिक वे में नहीं देखे, इसलिए कोई मानने को तैयार ही नहीं होगा। पर जिस दिन खुली छूट दी जाएगी, ऐसा भी आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, पर बोले होम्योपैथी देंगे मर जाएगा तो कौन जिम्मेदार है? तो पेशेंट लिख के देने को तैयार है आज तुम्हारा कि ऐसे भी तो जाना है, तो होम्योपैथी की दवा से कम साइड इफेक्ट तो नहीं है। अभी कुछ देने का समय और कुछ होने का समय एक आ गया तो आप बोलोगे इससे हो गया, तो फिर तुम्हारा साइंस प्रूव्ड नहीं, इसलिए तुम चढ़ जाओ सूली पे। ऐसी वाली बात है, इसके डर से बहुत सारे डॉक्टर लोग देते नहीं है। पर आपने अगर आपको अगर आप जानते हो, यकीन है और आपको मालूम है और कोई विकल्प नहीं है, आपने लिख के दिया कि मुझे होम्योपैथी लेना है, तो उनको कम से कम देने के लिए परमिशन देना चाहिए राज्यव्यापी पे। तो बहुत सारे लोग जिनको चाहिए वो ले सकते हैं, आज जिनको चाहिए उनको भी नहीं देने देते, बोले नहीं प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं देना है। तो वो लोगों के लिए क्या करना है फिर? तो वो लोग आप देख रहे हो क्या हो रहा है, तो उनके साथ कोविड के ऊपर सब डॉक्टर आप कोविड पेशेंट्स को कुछ ट्रीट कर रहे हो, कुछ ये दवाई वगैरह कर रहे हैं ना, वही तो बता रहा हूँ मैं। अभी तो उफान आ गया है, अभी तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, क्योंकि वो अभी क्या करे कि ये कोविड के हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, डॉक्टर आप कुछ तो भी करो। हम बोलेंगे नहीं नहीं हम कायदे से कुछ नहीं कर सकते, कैलामिटीज लॉ के हिसाब से। तो मैंने कहा ये तो बात सही है, अभी आप मेरे सामने रो रहे हो एज अ डॉक्टर जिसने डिग्री ली है, वो क्या करेगा? वो क्या देखते रहेगा? नहीं। तो वो कुछ ना कुछ तो कोशिश करता है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। पहला सलाह यह रहता है कि आप हॉस्पिटल में जाओ, क्योंकि कैलामिटी लॉस के हिसाब से जो सरकार बोलती है उसको हमको मान के चलना चाहिए। वो पहला सलाह तो वही देते हैं, लेकिन जब तक वो नहीं मिलता है तब तक फूल ना फूला चिपाकड़ी, वो जो रहता है कि वो हम बोलते हैं कि भाई आप ये ले लो, ये ले लो, क्योंकि इसमें ये भी ले लो और आप वापस डॉक्टर के पास ले लो। और ये दवा जो है 30 पावर में जब देते हैं तो एलोपैथी के साथ घुल मिल के काम करती है। बहुत हाई पावर में देंगे तो हो सकता है कि नहीं मिल सकती है। इसलिए प्रॉपर मैचिंग होने के लिए टाइम पीरियड के लिए, जब तक आपको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलती है तब तक के लिए तो सहारा लो। सर जिन लोगों के पास पर्टिकुलरली ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी आप यही सलाह देंगे कि ये दवाई वो ले सकते हैं, उनका रेगुलर दवाई लेने के साथ साथ उनका असर चालू है? एक्चुअली जिनको ये सारे प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, दूसरी बीमारी है, उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि वो अपने पास के होम्योपैथी डॉक्टर को सलाह ले, मशवरा करके ही ले सकते हैं। ऐसे लेंगे तो शायद हो भी नहीं सकता है, लेकिन क्यों रिस्क लेवे? जो आपके पास में आजकल हर जगह पे होम्योपैथी के डॉक्टर, इंडिया में सबसे अच्छी बात क्या है कि हर जगह हो गए, या आप फोन से भी बात करके ले सकते। हाँ फोन पे बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लिनिक डॉक्टर लोगों ने बंद किए हैं, ये फैक्ट भी है। फोन से बात करेंगे ना, देखो होम्योपैथी में मैक्सिमम सिम्टम्स, डॉक्टर को सिम्टम्स से ही पता चलता है कि क्या करना चाहिए। तो लक्षण क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। देखो होम्योपैथी का डॉक्टर एक एक घंटा एक एक पेशेंट की हिस्ट्री लेता है। जो बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं उनके लिए 5-10 मिनट में पता चल जाता है कि ये मरीज का है, उसको क्या करना चाहिए। नहीं पेशेंट भी रेडी होके ही जाता है होम्योपैथी डॉक्टर के पास, 1 घंटा निकल के ही जाता है। उसको लगता है अगर 1 घंटा नहीं दिया तो उसको लगता है कुछ तो गड़बड़ है, अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ। वो लक्षण को नापना है। मतलब देखो घुटना दुखता है, तो उठने में दुखता है या बैठने में दुखता है, तो दवा अलग है। चलने में कम होता है या चलने में बढ़ता है, तो दोनों की दवा अलग है।
अब एलोपैथी में कैसा है, एक दे दो कॉम्बीफ्लॉम, उठने में दुखे, बैठने में दुखे, चलने में दुखे या कुछ में दुखे, कॉम्बीफ्लॉम से ठीक तो ना। इतना आसान होम्योपैथी नहीं है, होम्योपैथी बहुत डिफिकल्ट साइंस है और इसीलिए हर किसी का वो खेल नहीं है। और इसके लिए इसमें रिसर्च होके ऐसी यूनिफॉर्मिटी एलोपैथी जैसे जिस दिन आ जाएगी कि हर कोई डॉक्टर इतनी बिना 1 घंटे की हिस्ट्री लिए जब दवा दे सकेगा, उस दिन होम्योपैथी एकदम टॉप पे चली जाएगी। ठीक है सर, ये आयुष कार्यबल जो है आपका, पर्टिकुलरली आपका उसमें समावेश है, जो आयुष टास्क फोर्स बोलते हैं, उसमें यू आर पार्ट ऑफ दैट। तो आप उसमें किस तरह से आपका एक्चुअली आपका समावेश उसमें क्या है और आपका उसमें क्या रोल है, भी हम जानना चाहते थे। यस, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं कि आप सदस्य हो तो आप ये कर दो, आप ये कर दो, देखो यहाँ हो रहा है, ये आर्सेनिक नहीं मिल रहा है, आप क्या कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। तो जब हमारे टास्क फोर्स की मीटिंग में हमारे चेयरमैन ने कहा कि आपको इंटेलिजेंट इनपुट्स देना है कि अच्छे अच्छे कौन सी दवा है जो लोगों में काम करेगी, जो हमको मरीजों को बचाने में काम में आएगी। तो आप गाइडेंस चाहिए। हाँ, आप गाइडेंस दे सकते हो कि कौन से क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कि ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करें, ना कि उसके सॉल्यूशंस दो। आप हमको सिर्फ बताओ, फिर हम उस पर प्रमाणित और जगह पूछ के करेंगे और फिर ये सारा एक जगह पे हम लागू कर सकते हैं। तो हमको इंटेलेक्चुअल इनपुट्स देना है। सर ये दवाई के बारे में फिर से इसमें क्योंकि ये कंपनी का लो, वो कंपनी का, ऐसा भी कुछ है पर्टिकुलरली ये आर्सेनिक एल्बम क्वालिटी भी है उसमें डिपेंड करता है? मैं बताता हूँ ये कैसा है कि एलोपैथी में जैसा स्ट्रिक्ट एफडीए कंट्रोल होता है, वैसा आयुर्वेदा या होम्योपैथी में इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है क्वालिटी, क्योंकि इसके स्टैंडर्ड्स भी अभी बहुत सारे डिफाइन करने बाकी। मैंने कहा ना कि प्रथम अवस्था में है, आज 250 साल हो गए, बाकी हजारों साल की जो साइंसेस है उसमें काफी कुछ विकल्प आए, कुछ प्रमाण हुए, तो इसको टाइम लगेगा। इसलिए सबसे बेस्ट क्या है कि जो कंपनी गवर्नमेंट ऑथोराइज है, एफडीए अप्रूव्ड है और सील बंद है, मतलब जो लिक्विड है वो सील बंद वाली बोतल आप छोटी ले लो और उसमें फिर ग्लोब्यूल्स बाहर से खरीद के उसमें जिस प्रमाण से मैंने आपको बताया उस प्रमाण से बनाओ, तो वो ज्यादा भरोसे लायक रहती है। अब अंदर कितना, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स है, इसकी खोज करने की कोई मशीन नहीं, आप उसको लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए दो, उसका रिपोर्ट आएगा, इसमें तो कोई मेडिसिन नहीं है, फिर ये सच्ची है झूठी है कैसा पता चलेगा। तो ये बहुत ये आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत सही है, और आपको और जनता को ही नहीं तो सब लोगों के लिए ये है। इसीलिए भरोसे लायक कौन सा कंपनी है जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं, उसी कंपनी का लेना कभी भी अच्छा हो सकता है। ऐसे सील पैक्ट है तो जनरली हम बोलते हैं कि सील पैक्ट है, तो हम कभी भी उसको हाँ बोल सकते हैं। मतलब इंडिया में भी ये बनती है, मतलब इंडिया में आर्सेनिक एल्बम बनाई जाती है? इंडिया में बहुत जगह बनती है, बहुत जगह बनती है, मैक्सिमम इंडिया में बनती है। ओके, लेकिन आजकल बहुत जगह शॉर्टेज है मेरे ख्याल से, सब लोग अभी आर्सेनिक एल्बम मांग रहे हैं, तो काफी जगह पे नहीं मिल रही है पर्टिकुलर। क्या है कि जो 5 साल में आर्सेनिक बेची जाती थी वो 2 महीने में बेची गई। आप सोचो कि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड इतनी बढ़ गई है तो सप्लाई कहाँ से होगा? बराबर। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है कि सही में आर्सेनिक मिल रही है कि नहीं मिली तो कैसा पता चले, फिर लोग बोलेंगे कि आर्सेनिक कुछ काम नहीं करती है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें होम्योपैथिक साइंस को फेस करने में हमें भी बहुत बड़ी कठिनाई है। क्या कीमत होनी चाहिए बस पर्टिकुलरली इस दवाई की, क्योंकि इसमें एक बहुत अलग अलग कीमत है, इसलिए भी कंफ्यूजन है। कोई 10 रुपए में दे रहा है, कोई 30 रुपीज में दे रहा है, कोई 300 रुपए भी चार्ज कर रहा है, तो लोगों का ये सारे क्वेश्चन है पर्टिकुलरली। मैं बताता हूँ, देखिए आप अगर इंडियन दवा ली जाए तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आती है उसका रहता है। तो आपको ये 25 रुपए में भी मिलेगी, 50 रुपए में भी मिलेगी। अच्छी कंपनी इंडिया की है तो वो 150-200 रुपए में भी मिलेगी। जर्मनी से अगर आई हुई है तो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो सब करके आपको 400-500 में भी मिलेगी। इंग्लैंड की अगर आई है इलियास कंपनी की तो 2800 रुपए की उतनी आती है। तो अब कौन सा इस्तेमाल कर रहा है उस पे। और कई लोग होते हैं कि जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं चलो अपने को कुछ ना कुछ अच्छा काम करना है तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे बेचो, या लॉस में बेचो लेकिन लोगों को बचाओ। तो इसमें उसकी कीमत आप देखोगे कि अलग अलग है। आपका मायना क्या है, व्हाट इज योर ओन लुकआउट,
आपका बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट है तो आपके यहाँ सस्ती दवा मिल जाएगी। आप बोलोगे कि नहीं मैं ना नफा ना नुकसान में बेचूंगा तो 50-25 रुपए में मिल जाएगी। और आप कौन से कंपनी का इस्तेमाल करते हो, इसलिए ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। डिबेटेबल। इसलिए जो डॉक्टर दे रहा है उस पर भरोसा करके ले लेना, या तो पैसे का प्रॉब्लम है तो एनजीओ बहुत फोकट में बांट रही है तो हाँ, फोकट में बांट रहे, वो वाला ही है ये पर्टिकुलरली मैं वो बताता हूँ, वो भी मैं बताता हूँ कि बहुत सारे एनजीओज है, बहुत सारे एनजीओज है, वो बोलते हैं कि हमको अच्छा काम करना है, वो खरीद के लाके बना के उसको फ्री में बांट रही है। बराबर, हम लोग ने भी बांटे एक्चुअली, मैंने भी जितने भी मेरे ख्याल से, क्योंकि काफी सस्ते में मिल रहे थे, 20 रुपया 30 रुपए में मिल रहे थे, मैंने फिर हमारे लड़के को बोला कि भाई काफी ले लो, जितने लोगों को दे सकते हो तुम, 3,000 रुपया 4,000 रुपया 5,000 रुपया जो लगे। नहीं आप डायरेक्ट फैक्ट्री से लो, हम्म। और डायरेक्ट फैक्ट्री से लेके आपके यहाँ पे बनाने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। एक कोई अगर आप भी बताएंगे तो डेफिनेटली हम लोग काफी लोगों को हेल्प कर सकेंगे सर। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को पकड़ो और बना के बेचो आप, तो आप बेचो मतलब बेचो नहीं, बांटो। हमको देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम हाँ लोग। बना के बांटो तो आपको इससे भी और सस्ती पड़ेगी, क्योंकि आप एक अच्छे काम के लिए कर रहे हो। यस, इवन हमारे पूरे वर्कर्स को भी हम लोग दे सकते हैं ये पूरी यस पर्टिकुलरली, और काफी काफी लेबर्स, इवन मेरे ख्याल से जहां पर भी पूरे कंस्ट्रक्शन लेबर्स में जितने हम लोग दे सकेंगे हम लोग दे देंगे, बांटेंगे। तो उसमें नुकसान कुछ नहीं है, मतलब उन लोग को साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा, होगा तो फायदा ही होगा। पोटेंसी है ना, मैंने कहा ना इतना बहुत कम इसमें मात्रा में। हाँ अगर इससे जो ज्यादा पावर होती थी, या एवोगैड्रोस लॉ के हिसाब से 12 डाइल्यूशन के बाद में तो केमिकल मॉलिक्यूल ही नहीं रहता है। आप इंजीनियर हो तो आप जानते हो एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है। तो इसके हिसाब से नैनो पार्टिकल में क्या होने वाला है, एक तो काम करेगी या नहीं करेगी, पर काम करेगी तो आपकी जान बच जाएगी। तो वो भी प्रमाण है कि नहीं, इसके लिए हमने उसको ये देख के बराबर से किया है। तो मैं जरूर सर आपसे डिटेल ले लूंगा, आप अगर देंगे मुझे तो मैं जरूर आप मुझे कभी भी मांगो, हम आपको पूरा सोर्स बता देंगे जहाँ से फैक्ट्री से बनता है। मैं काफी दूर अच्छे काम में वो बहुत काम में आएगा, और आज की तारीख में इस टाइम पे अच्छा काम करना सबकी जिम्मेदारी है। श्योर सर, श्योर, हम लोग हमारी तरफ से जितनी पूरी ताकत है, जितनी ताकत से हम लोग ये बांटेंगे पर्टिकुलरली। अगर आप मुझे सोर्स मिलेंगे तो फैक्ट्री में बड़े तौर पे लेंगे हम लोग, और बड़ा टारगेट रखेंगे, 50,000 1 लाख उतने लोगों को तो हम पक्का बांटेंगे। तो बाकी काफी क्वेश्चंस तो एक्चुअली मेरे काफी मैंने डिटेल किए थे, काफी उसने अपने कंबाइन में अपने जवाब उसमें दिए। जैसे कहा आपने कि दोबारा ले जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए, तो आपने उसका भी जवाब आपने दिया कि कब लेना चाहिए, लेना आप चाहिए। ग्रीन जोन में हो तो महीने में लो, आप ऑरेंज जोन में हो तो 20 दिन में लो, आप रेड जोन में हो तो 10 दिन में लो, 15 दिन में लो। यस यस, आप बिल्कुल एक्सपोज हो गए हो तो उस दिन एक्स्ट्रा डोज ले लो, एक्स्ट्रा डोज ले लो, करेक्ट है। तो मतलब ज्यादा गलती से थोड़ा ज्यादा हो गया तो नुकसान 100% नहीं है उसको। नुकसान देखो कैसा, मैंने कहा उसमें केमिकल मॉलिक्यूल ही नहीं है, समझे ना, पर ज्यादा लेना क्यों, हाँ लेना क्यों, एनीथिंग इन एक्सेस नॉट रिक्वायर्ड। नहीं नहीं, मतलब 3 गोली की जगह 4 गोली होने से फर्क नहीं पड़ेगा उसको ज्यादा, दैट इज श्योर। ऐसा है कि आप घी खाते हो 1 चम्मच, तो नुकसान होता है क्या? नहीं होता है। आपने 20 चम्मच घी खा लिया तो बराबर है, दैट इज, भले घी का आपको नुकसान नहीं है। तो कोई भी चीज एक जनरल रूल है कि एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड। क्योंकि क्या हुआ है, कुछ डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि 2 गोली लो, कुछ डॉक्टर्स बोल रहे हैं 3 गोली लो, कुछ डॉक्टर्स बोल रहे हैं सुबह और शाम लो, कुछ डॉक्टर्स बोल रहे हैं 3 दिन कंटिन्यूस लो, कुछ डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि 3 बार लो दिन में, एक ही बार, और बाद में गैप के बाद लो। तो इसलिए इस तरह का अलग अलग कंफ्यूजन। ये इसका मैं जवाब देता हूँ। सही में डॉक्टर हैनीमन ने क्या कहा है कि एक दाना जबान पे रखो, खत्म। ओके, अभी अगर एक दाना मैंने आपके जबान पे रखा तो आपकी साइकोलॉजी आपको बोलेगी क्या दवा थोड़ी खाया मैंने। वो बात सही है। इस पे कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए कोई बोलता है 2 खा ले भाई, 3 खा ले, वो देखता है सामने वाले को भरोसा आना चाहिए साइज कौन सी है, वरना हमने दवाई क्या खाई, हम तो अपने आप ही ठीक हो गए। तो ये चक्कर है, इसके कारण आपको कोई डॉक्टर बोलेगा 3 दाने खाओ, 4 दाने खाओ, छोटा बच्चा है तो 1 दाना दो, बड़ा आदमी है तो 3 दाना दो, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए एक ही डोज है, क्योंकि ये मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट से होम्योपैथी नहीं दी जाती है, इट इज एट अ डायनेमिक लेवल। तो डायनेमिक एनर्जी जो है बच्चे को भी उतनी लगेगी। yes, एनर्जी लेवल तो सेम है सबका, दैट इज एग्जैक्टली। तो एनर्जी लेवल के हिसाब से होने की वजह से ये डिफरेंस नहीं होता है। रिपीटिशन में जरूर फर्क पड़ सकता है,
जैसे हर एक का नजरिया होता है कि उसका खुद का एक्सपीरियंस होता है कि अपने एरिया में कितने जल्दी लोगों को रिपीट करना चाहिए, तो अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं। पर उसके पीछे ये देखा जाता है, अभी हमने क्यों हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस रेड जोन, ऑरेंज जोन और कंटेनमेंट, कंटेनमेंट वालों को बोला कि आप एक दिन आड़े ही लेते जाओ, क्योंकि कल कोई एक्सपोज हो गया तो कम से कम आप बचे तो भी रहोगे, पर एग्जैक्टली 10 दिन के ऊपर मत लेना, फिर अच्छा गैप दे के लेना, तो आप बच जाती। तो ये सारा जैसे एलोपैथी में रहता है कि 250 मिलीग्राम 2 टाइम्स लो या 3 टाइम्स लो, क्योंकि उसका एक फिक्सिटी बन गई स्टडीज के हिसाब से, वैसे होम्योपैथी में अभी वो चीज बाकी है, इसलिए सब एविडेंस और अनुभव पे चलता है। इसीलिए आप देखोगे कि ये डॉक्टर कुछ बोल रहा है, वो डॉक्टर कुछ बोल रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जो जैसा बोल रहा है और डॉक्टर अगर है तो उसका मानो, क्योंकि उसको उस एरिया के लिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। सर ये पर्टिकुलरली जैसे कोरोना कोविड-19 पर्टिकुलर ज्यादा उम्र वालों को ज्यादा तकलीफ देता है, मतलब अगर वो लोग भी फिट है तो वो लोग भी बच जाते हो, एग्जांपल भी देखे 93 वाले एज वाले लोग भी ठीक होके बाहर आ गए, तो उनके लिए भी वही आर्सेनिक एल्बम उतना ही काम करेगा जो 20 वाला या 25 वाला यंग वाला लड़का होगा, और 80 साल का या 90 साल का जो आदमी होगा उसके लिए भी आर्सेनिक एल्बम वैसे ही काम करेगा, उसको भी हेल्पफुल साबित होगा ये। देखो अभी मैं कहता हूँ आर्सेनिक एल्बम ये टॉप की रेमेडी है प्रिवेंशन में, लेकिन जब अभी बीमारी हो रही है, जब लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, तो ब्रायोनिया में आ रहे हैं, कार्बोवेज में आ रहे हैं, आर्निका में आ रहे हैं, फास्फोरस में आ रहे हैं, फेरम फॉस में आ रहे हैं, यूपेट्रोपियम पर्फ में आ रहे हैं, रस्टॉक्स में आ रहे हैं, एंटीमटाट में आ रहे हैं, तो ऐसे 20 दवाइयां निकली है कि जिसके कारण लोग ठीक हो रहे हैं। अब ये 20 में से कौन सी किसको कौन से लक्षण है, इसलिए यहाँ पे जब बीमारी हो जाती है, यहाँ अपने मन से दवा खाने में कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको डॉक्टर की जरूरत है, होम्योपैथी डॉक्टर की, और वो लक्षण पकड़ के ये 20 दवा से आपको कौन सी ज्यादा लागू पड़ेगी, वो एक दवा या ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दवा देगा, तो आपके बीमारी के लक्षण कंट्रोल में आ गए, तो लक्षण कंट्रोल में आ गए। अभी देखो नया रूल बना है, अभी सेकंड कोविड टेस्ट करने का नहीं, आपके सिम्टम्स चले गए आप घर पे चले जाओ। पहले क्या करते थे, टेस्ट करते थे, नेगेटिव आए फिर ही घर पे जाओ। अभी नया डायरेक्टिव आ गया, तो हर टाइम डायरेक्टिव क्यों चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपके लक्षण अगर कम हो गए तो आप ठीक हो गए। तो यही सिस्टम होम्योपैथी में है कि आपके लक्षण कम हो गए मतलब दवा काम कर रही है। सर डॉक्टर जस्ट क्वेश्चन मेरे पे लिखा हुआ क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि आर्सेनिक एल्बम है और कैम्फर जो आपने एक दवाई बोली एंटीडोट का काम करती है, लेकिन जस्ट एक थोड़ा सा पेक्यूलियर क्वेश्चन जस्ट मेरे दिमाग में आया कि सभी लोगों ने आर्सेनिक एल्बम ली है और बाद में वो उसका कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट उसको अगर हो गया कुछ बोलेगा उसको कैम्फर देनी चाहिए, तो फिर वो कैम्फर काम कैसे करेगी उसके ऊपर? कैम्फर भी बहुत अच्छी दवा है, कब, जब आदमी कोलैप्स हो जाता है, बीमारी हो गई है और कोलैप्स है, तब कैंसर काम करेगा, आपको बचाएगा। जैसे प्लेग में और गैस्ट्रोएंटराइटिस में जब बहुत सारा डायरिया होके पेशेंट का बीपी एकदम डाउन हो जाता था, तब कैंफर देते से इंसान में जान आ जाती थी। ऐसे बहुत सारे होम्योपैथी ने लोगों को बचाया है। अब ये जो दवा हम आर्सेनिक इलाज के लिए नहीं ले रहे, हम आर्सेनिक प्रिवेंशन के लिए बात कर रहे थे, समझे ना? तो कैम्फोरा भी एक दवा आती है जिसमें लक्षण दिखाए जाते हैं, तो इसके लिए आपको एक दवा लिया तो दूसरी मत लो, उसको आजमा के देखो, क्योंकि जो डॉक्टर ने दिया है, जो जिसने दिया है उसने कुछ सोच समझ के दिया होगा, तो आपको आपके लक्षणों के हिसाब से दिया है तो उसमें आपको मैच कर जाएगी, तो आपको प्रोटेक्ट करेगी। पर ओवरऑल आप 10 होम्योपैथ्स को पूछोगे तो 10 में से 8 लोग आर्सेनिक पे हाँ बोलेंगे, 2 लोग ना बोलेंगे। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ये तो चलते रहने वाला है। तो मेजोरिटी क्या है वो देख के हमको मास स्केल पे जब काम करना है तो मेजोरिटी देख के चलना पड़ता है। जो आयुष मंत्रालय अपना बहुत सुंदर तरीके से उसने काम किया है और बहुत अच्छी तरह से बहुत पहले से ही बोला है था आर्सेनिक, पर उसको बहुत लोगों ने माना नहीं कि ये सही में काम करेगी। अभी सब लोग ले रहे हैं, अभी तो गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है कि लाओ आर्सेनिक और बांटो। नहीं सर, इसमें अभी काफी जानकारी मिली लोगों को पर्टिकुलरली आर्सेनिक एल्बम के बारे में, और आपके माध्यम से भी काफी लोगों को ये अच्छी डिटेल में पर्टिकुलर होम्योपैथी क्या, मुझे खुद को नहीं पता था, भले ही मेरी सिस्टर
बेटी हुई है डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। वो खुद डॉक्टर है, मैं उससे बात किया है कई बार, लेकिन इतनी डिटेल में बात जितने आपसे की, उसके घर में कितने बार ऐसे ही हम लोग ने गप्पे मारे, लेकिन इतनी डिटेल में बात मेरी हुई नहीं कभी भी। वो मैं बहुत अच्छी होम्योपैथी की डॉक्टर है। या शी इज देयर। हाँ तो सीमा मॅडम, प्रतिभाला थोड्या वेळ फक्त जस्ट हे करा, ऑन करा, वॉल्यूम ऑन करा तिचा. हा, हाँ प्रतिभा, हाँ बोल. थँक यू व्हेरी मच डॉक्टर जसवंत पाटील हो. साहेबांना तू इंट्रोड्यूस केलंस. आणि सॉरी अगेन आय एम टॉकिंग इन मराठी. हिंदी. थँक यू बिकॉज आय थॉट यू आर मराठी, दॅट्स व्हाय ऍक्च्युअली आय स्टार्टेड. So thank you very much for introducing Dr. Jaswant Patil to all of us. And Yes, yes. ये होम्योपैथी की पर्टिकुलरली, ये जो मैं क्या बोलूँ का कि पर्टिकुलर एनर्जी वाइज जो सभी को हीलिंग करने वाली इस तरह का एक मिरेक्युलस दवाई है जो Yes, पूरी yes. मुझे तो इनसे बात करने का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लगा है, इतना कॉन्फिडेंस आया है, मुझे लगता है कि इंडिया जरूर जीतेगा. इंडिया जीतेगा और इंडिया पूरा दुनिया पे राज भी करेगा. और अगर और हाँ, इंडिया अपना बनाएगा. हाँ? देखिए मोदी जी ने स्पेशल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयुष डिपार्टमेंट को बताया कि आप कुछ विकल्प दो, वो भी सब जनता के लिए दुखी है, चिंतित है कि क्या करे. इतनी बड़ी, इतनी 130 करोड़ आबादी को संभालना और उनके लिए कुछ करना मतलब बहुत मुश्किल का काम होता है. कई बार टीका होती है, कई बार अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन सही में उन्होंने जिस दिन से आयुष मंत्रालय से बात करके बहुत सारे विकल्प ढूंढने को कहा और कहा कि इसमें रिसर्च करो. अभी ठीक है, टाइम नहीं है, पर जितना हो सकता है करो. तो उन्होंने भी काफी दिक्कतों का सामना करके और अपने श्रीपाद नाइक जो मिनिस्टर है आयुष के, और खुराना साहब है, महाराष्ट्र के कोहली साहब है, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये करके आज कम से कम आयुष डिपार्टमेंट को एक पहचान मिली है. सर, आयुष डिपार्टमेंट महाराष्ट्र का और सेंटर का ये दोनों कंबाइन काम कर रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट बोला जाएगा इसको, या सिर्फ सेंटर का आयुष डिपार्टमेंट? जैसा अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, ओके. ऐसे हर स्टेट में आयुष है. हाँ 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 हाँ. तो हर स्टेट के आयुष के, यहाँ महाराष्ट्र के हमारे डायरेक्टर साहब है, डॉक्टर कोहली साहब है, वो आयुर्वेदा के है. और आयुष मतलब ये मतलब आयुर्वेदा है, समझे ना. वाई मतलब योगा है, होम्योपैथी एंड यूनानी एंड सिद्धा मेडिसिन, ऐसे सबको नाम मिला कि आयुष नाम बना है. तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है, पर आयुष देखो नाम भी कैसा बना है, आयुष्य बढ़ाने के लिए आयुष बनाया. और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर. अपना एक्चुअली हम लोगों ने जो टाइम रखा था, टाइम हुआ और आपने बहुत अच्छी तरह से बताया. मुझे काफी खुशी हुई आपसे बात करते. मैं ये कहूंगा कि आपका ओरा पर्टिकुलरली ग्रीन ही होगा, क्योंकि आपको सिर्फ देखने से मेरे को इतना अच्छा लगा. तो शायद अब मिलने मेरी काफी इच्छा है कि जल्दी से जल्दी आपसे मिलूं भी और आपसे डिटेल लूं. और ये दवाई जितने लोगों को मैं बांट सकूंगा उतना मेरी ताकत की हैसियत से मैं बांटना चाहूंगा. हम लोग भी इसका पर्टिकुलर यूज करेंगे और जितने लोगों को लेना चाहेंगे उनको देंगे. तो वंस अगेन थैंक यू. आखिरी में एक कहूंगा कि इंसान का जन्म मोक्ष पाने के लिए हुआ है और हमारी आत्मा को शुद्ध करने के बाद में ही मोक्ष मिलता है. और आत्मा शुद्ध तब होती है जब आप सच्चे दिल से पंच महाभूत काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इसको भूल के जन कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए आप अपने को जितना तपाओगे, आप जितना खर्चा करोगे. देखो मरना तो यहाँ पे कोई सुखी नहीं है, लेकिन जिस दिन आपका पूरा आत्मा शुद्ध होगा तब ये मृत्यु लोक से उसको मुक्ति मिलेगी, जिसको मोक्ष बोलते हैं. इसीलिए भगवान बुद्ध ने अपना सारा कुछ छोड़ के क्यों आए थे? मोक्ष पाने के लिए. इसलिए मैंने आपका कंपैरिजन भूल गए. इसलिए हम अच्छे दिल से सब अच्छा काम करो. इस जन्म से मोक्ष मिलने के बाद वापस इस धरती पे आना नहीं, क्योंकि यहाँ कोई सुखी नहीं. मुक्ति वो सभी दुखों से. हमारी क्वालिटी टेस्टिंग चल रही है. ये हमारी क्वालिटी टेस्टिंग चल रही है. जितने बार फेल हो गए उतना सोना फिर से आग में डाला जाएगा, तपाया जाएगा. जब तक वो पूरा प्योर नहीं होता है तब तक उसको यहाँ से मृत्यु लोक से मुक्ति नहीं मिलेगी. ये मकसद अगर सबने समझ लिया और बिना झगड़ा किए अच्छे काम के लिए सब इकट्ठा आ गए तो समझ लेना कि धरती से ये धरती नष्ट हो जाएगी, क्योंकि मोक्ष की जरूरत ही नहीं रहेगी. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच. मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी ऋषि से बात की, डॉक्टर से बात नहीं की. हाँ, नहीं, लेकिन सारे शास्त्र को मैं मानता हूँ
मैं उनका आदर करता हूँ और सारे शास्त्र जितने भी एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, 117 साइंस, ये मेरे शस्त्र है। जब भी इंसान की अच्छाई के लिए मुझे उसका इस्तेमाल करना है, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसके लिए मैं बेझिझक करूंगा और बेझिझक बोलूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। ये उड़ान के प्लेटफॉर्म का आपने हमारे रिक्वेस्ट लेके आपने अपना इतना समय दिया, और ये जो वेपन्स, मैं भी हमेशा वेपन्स बोलता हूँ, ये लड़ाई चल रही है, जितने वेपन्स हमारे पास जो रखे हुए वेपन्स है उसको शार्पनिंग करने की जरूरत है, और वेपन्स के साथ अपने को कोविड से लड़ाई लड़ना है और जीतना है, और हम लोग जरूर जीतेंगे। तो वंस अगेन मैं आपकी सबसे थैंक्स बोलते हुए, प्रतिभा, डॉक्टर प्रतिभा, डॉक्टर पाटिल, थैंक यू वेरी मच। उसके साथ ही हम लोग ये प्रोग्राम अभी यहाँ पे एंड करेंगे, और एक बार बताना चाहूंगा कि ट्यूसडे को हमने प्राणिक हीलिंग का प्रोग्राम रखा हुआ है, तो मैं देखने वाले सभी लोगों को ट्यूसडे को भी बुलाना चाहूंगा, और ट्यूसडे इसका फेसबुक में मैं डिटेल दूंगा, और प्राणिक हीलिंग के बारे में भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।